अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे आयोपिक नेम सिस्टम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या था? एक वे है जिसके अंदर हम किसी भी कंपाउंड को एक नेम देते हैं, एक आइडेंटिटी देते हैं। जब हम आइडेंटिटी देते हैं या किसी भी कंपाउंड को नाम देते हैं तो उसके हमारे पास दो तरीके थे। एक कॉमन नेम था, इसकी कोई लॉजिक नहीं थी कि हम किस तरह कोई भी वजह हो सकती है कॉमन नेम देने की। हिस्टोरिकल वजह भी हो सकती है या मेथड जिससे हम डिस्कवर कर रहे हैं या फॉर्मेशन कर रहे हैं वो भी हो सकता है। और थर्ड में हम देखा था कि वो पर्सन जो वर्क कर रहा है किसी भी कंपाउंड के ऊपर तो वो भी हो सकता है। यानी कि कॉमन नेम के लिए हमारे पास कोई ऐसा सच रूल्स नहीं था जिसको हम यूनिफॉर्म कर सकें कि थ्रू आउट द कोई अगर नया कंपाउंड बन रहा है तो उसको हम सिस्टमेटिक वे के अंदर किस तरह नेम दे सकते हैं। यानी कॉमन नेम था अनडिफाइंड वे था कि किसी भी कंपाउंड को नाम देने के लिए। इनिशियली जब केमिस्ट्री स्टार्ट हुई, तकरीबन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट शुरू हुई, जब ये सिंथेटिक प्रोडक्ट को हमने लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर करना शुरू कर दिया तो उसके बाद ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होना शुरू हो गए, फॉर्मेशन शुरू होना शुरू हो गई। जब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते गए तो जो कॉमन नेम थे उन्हें हमें नेम देने के लिए प्रॉब्लम आ रही थी कि हम इन्हें कॉमन नेम देने के लिए किस तरह प्रॉब्लम करें। इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए हैं, सबका स्टडी एक जगह करना क्या था मुश्किल हो गया कि हर एक को अलग अलग नाम देना भी क्या हो गया मुश्किल, कोई एक रीज़न के बगैर किसी को नाम देना क्या था मुश्किल हो गया। तो उसके लिए जो हमारे पास दूसरा एक सिस्टम है उसे हम कहते हैं आयोपिक सिस्टम। आयोपिक स्टैंड किसके लिए करता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक कमेटी बनाई गई, एक यूनियन थी प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की। अब ये एक सिस्टमेटिक, इसके थ्रू जो भी नाम दिया गया एक रूल्स बनाए गए। इस रूल्स के थ्रू हमें ऐसे कंपाउंड को एक सिस्टमेटिक वे में दिया जिसके अंदर हमें कार्बन एटम की तादाद का पता चलता है, फंक्शन ग्रुप का पता चलता था। इस तरह के जो एक सिस्टमेटिक वे के अंदर यानी कि सिस्टमेटिक रूल्स बनाए गए वो किसने बनाए गए? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर जो अब वर्क कर रही है, जिसका हमारे पास हेडक्वार्टर अमेरिका के अंदर है, कैलिफोर्निया रिसर्च ट्रायंगल रिसर्च लेबॉर्ट्री के नाम से इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन हम देखते हैं कि जो अब हमारे पास हम 21st सेंचुरी के अंदर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर केमिस्ट्री है तो वो एज सच इसी तरह से डेवलप नहीं हो गई थी, ये भी एक डेवलपिंग प्रोसेस के थ्रू आगे आई है। तो सबसे पहले हमारे पास 1889 के अंदर कॉन्फ्रेंस अटेंड की गई या मुनक्किद की गई, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। ये इसने आइडिया देना शुरू किया। वैसे बात तो 1860 के अंदर शुरू हो गई थी जब केक्योल ने एक इंटरनेशनल यूनियन बनाई। उसके अंदर जोर दिया गया कि हम किसी सिस्टमेटिक वे बनाए जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे। तो ये ऐसे प्रोग्रेस करता गया। तो 1889 के अंदर इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने एक यानी कि फॉर्मेशन हुई, इसका आइडिया देना शुरू किया गया। और 1892 के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट की गई इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने। रिपोर्ट सबमिट की जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते थे किसी भी तरीके से, जैसे उन्होंने कोई रूल वगैरह बनाए। लेकिन जब देखा गया कि ये रिपोर्ट क्या थी, इनकम्प्लीट थी। क्या थी ये? इनकम्प्लीट थी। अब हम देखते हैं कि इनकम्प्लीट थी लेकिन इसने कुछ आइडिया तो दिया ना कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह नाम देते हैं। इनिशियली तो हम क्या था कॉमन नेम देते थे, लेकिन 1892 के अंदर जब इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने रिपोर्ट पेश की कि हम किसी भी कंपाउंड किस तरह नाम देते हैं
चलो वो सक्सेसफुल नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन हम ये देखते हैं कि इसने कुछ आइडिया दिया हमें कि हमें इसके ऊपर मजीद वर्क करना चाहिए, इसको मॉडिफाई करना चाहिए। तो इसी दौरान 19 सेंचुरी के अंदर 20th सेंचुरी के अंदर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री का फॉर्मेशन, एक फाउंडेशन बनी या यूनियन बनी। इसने फिर मजीद वर्क करना शुरू किया किसके ऊपर, आयोपिक सिस्टम के ऊपर। अब ये वर्क करते गए तो 1930 के अंदर एक यानी कि एक आइडिया दी गया, एक ऐसे आइडिया दिया इस कंपनी ने कि यूनियन ने किस तरह नेम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो एक रिपोर्ट सबमिट की गई, उसके अंदर जो रूल्स बनाए गए थे, तो तारीखी तौर पर यानी कि पहली दफा रूल्स को डिफाइन किया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। तो इन रूल्स को जो कहेंगे हम कहते थे लीग रूल्स कहते थे। क्या कहते थे, लीग रूल्स। तारीखी तौर पर ये पहले तौर पर बनाए गए थे रूल्स, इन्हें हम लीग रूल्स कहते हैं। ये वर्क ऐसे प्रोग्रेस करता गया। फिर क्या हुआ कि 1947 के अंदर एक मॉडिफाइड सिस्टमैटिक वे हमें दिया गया, जिसके अंदर हमें किसी भी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते थे, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक स्पेसिफिक नेम देते, जो इसकी आइडेंटिटी होती थी उस कंपाउंड को फाउंड करने के लिए, या किसी भी जो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही नाम होगा, डिफरेंट नेम नहीं होगा। तो एक रूल्स के थ्रू हमें दिया गया 1947 के अंदर। फिर क्या हुआ, हम जैसे ये था कि एक डेवलपमेंट प्रोसेस है, अभी तक भी डेवलप हो रहा है कि किसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड को मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर किस तरह हम इसको करते हैं। फिर एक सिस्टमैटिक मॉडिफाइड जो हमारे पास था कि 1979 के अंदर मजीद इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो गई। ऑर्गेनिक जो आयोपिक सिस्टम था 1979 के अंदर एक मॉडिफाइड सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर के रूल्स हमें बन गए कि किस तरह हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं। इस तरह ये आगे डेवलपमेंट चलता गया। तो फिर उसके बाद जो हम देखते हैं कि आखिरी जो सेकंड लास्ट थी वो 2004 के अंदर, और फिर 2016 के अंदर इसके अंदर मजीद मॉडिफिकेशन हुई कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरह नाम देते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास फॉर्मेशन एक हिस्ट्री है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री किस तरह डेवलप हुई और इसका रूल सिस्टमैटिक वे के अंदर किस तरह बने। अब हम देखते हैं इसकी जर्नी 1860 के अंदर स्टार्ट हुई और तकरीबन 2020 के अंदर है। तो तकरीबन ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसको तकरीबन 150 साल के करीब प्रोसेस के अंदर हो गया, और अभी भी ये सिस्टमैटिक जो वे है नेम देने का कंप्लीट नहीं है, अभी भी इसके अंदर डेवलपमेंट क्या हो रहा है, चल रही है, डेवलपिंग प्रोसेस है। अब हम ये हिस्ट्री देखा कि किस तरह ये डेवलप हुई। अब हम देखेंगे आयोपिक नेम का क्यों देते हैं, बेसिक प्रिंसिपल क्या है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक सिंपल उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स की जहाँ पे भी वो चेंज है, तो हम आयोपिक सिस्टम के अंदर उस कंपाउंड को क्या नाम देंगे, डिफरेंट नेम देंगे। तो हमारे पास इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हर एक की एक यूनिक प्रॉपर्टी के हिसाब से उसका यूनिक नेम होगा, यानी कि ऐसा नेम कि वो रिपीट नहीं होगा कि एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम है दूसरे का भी वो हो, तो ऐसा नहीं होगा। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आपको हमारे पास जैसे आपको मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक अपना स्पेसिफिक आइडेंटिटी होगी, वही उसका क्या होगा, नेम होगा। तो ये देखते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम हमारे पास होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब इसका एक तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो आयोपिक नेम जो हमें किसी भी कंपाउंड का लिखते हैं वो क्या क्या आइडिया देता है हमें, या क्या क्या इंफॉर्मेशन हम उससे ले सकते हैं आयोपिक नेम अगर लिखा हुआ किसी भी कंपाउंड का। एक तो ये हमें बताता है कि कार्बन
कार्बन एटम ऑफ कंपाउंड हाउ दे आर बॉन्डिंग, क्योंकि कार्बन एटम्स दूसरे कार्बन एटम से ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर किस तरह मॉडिफाइड है या बॉन्ड के थ्रू फॉर्मेशन हो रही है, वो किस तरह हो रही है, ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है। आयोपिक नेम अगर लिखा हुआ हो तो हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस नेम के साथ ये कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच हो रहा है, इसका बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या हेटेरो एटम्स की फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो ये हमें एक आइडिया देता है। कौन आइडिया देता है? आयोपिक सिस्टम हमें आइडिया देता है। इससे पहले हम कॉमन नोमेनक्लेचर देखते थे, जिसके अंदर हम कॉमन नेम या ट्राइबल नेम जिन्हें हम कहते थे, वहां पर हम कोई इस तरह की सिंगल इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते थे, जिसके अंदर क्या बता सकते हैं, जिसके अंदर कार्बन एटम कितने हैं और कार्बन एटम किस तरह एक दूसरे कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? आयोपिक नेम के अंदर। आगे जाके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। दूसरे क्या है कि ये आयोपिक नेम हमें इंडिकेट करता है या लोकेट करता है। इंडिकेट करेगा फंक्शनल ग्रुप, इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप। अब हमें ये दूसरा इसका एडवांटेज है आयोपिक नेम का, तो ये हमें बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और वो किस कार्बन एटम के साथ अटैच है। ये हमें आयोपिक नेम के थ्रू हमें पता चलता है, कॉमन नेम के थ्रू हमें नहीं पता चलता। जैसे हम कहते थे मार्च गैस है, अब इसके अंदर हमें कोई आइडिया नहीं हो रहा कि इसके अंदर कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, इस कार्बन और या दूसरे एटम के दरमियान बॉन्ड कौन सा है, कोई आइडिया नहीं हो रहा। अगर हम जब देखते हैं इसका आयोपिक नेम देखें तो वो क्या है हमारे पास CH4 मीथेन। क्या है हमारे पास? मीथेन। अब इस मीथेन अगर लिखा हुआ मीथेन लिखा हुआ होगा तो हम अंदाजा लगाएंगे कि इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 1 है, और एन है तो कार्बन के जितने भी बॉन्ड है क्या है, सैचुरेटेड बॉन्ड है। तो ये एक सिस्टमैटिक वे के अंदर हमें बताता है कि किस तरह है ये हमारे पास। इसी तरह हमने देखा था कि फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह बिहेव करेगा केमिकली और फिजिकली, ये सब के सब फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। कॉमन नेम से हमें कोई अंदाजा नहीं होता कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसकी केमिस्ट्री क्या होगी। लेकिन अगर हमें इसके बाद आयोपिक नेम के पास जाते हैं तो हमें ये पता होगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और फंक्शनल ग्रुप का मौजूद होने के अलावा भी हमें ये भी बता सकते हैं कि किस कार्बन एटम के ऊपर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो ये आयोपिक नेम के हम बता सकते हैं। कॉमन नेम या ट्राइबल नेम से हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा मौजूद है और किस जगह पे ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ये सारी की सारी पोजीशंस हमें बताती हैं आयोपिक सिस्टम के थ्रू। किसके थ्रू बताते हैं? आयोपिक सिस्टम। आयोपिक सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे यूज होते हैं लॉन्ग चेन कार्बन के अंदर। अब इसका रोल बहुत ज्यादा है नेमिंग करने के लिए। अल्काइल ग्रुप को अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस को या किसी भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक स्पेसिफिक नेम देते हैं तो वहां पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं। अब उस सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करना है कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो वो हम अल्काइल ग्रुप्स की स्टडी से हम बताएंगे कि अल्काइल ग्रुप्स क्या है। अल्काइल ग्रुप्स क्या है भाई? 1 हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम अल्केन। अब जब हम किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, जो हमारे पास ऑब्टेन होगा या हासिल होगा उसे हम क्या कहेंगे? अल्काइल ग्रुप्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसे?
अल्काइल ग्रुप्स कहेंगे। कि अगर इसके नेमिंग क्या करेंगे, जैसे अगर हमारे पास अल्केन है तो इसके अल्केन को हम YL से, जो अल्केन का ANE है, किसी भी अल्केन का ANE, तो उसको हम रिमूव कर देंगे किससे, YL से, रिप्लेस कर देंगे YL से। यानी कि अगर मीथेन है तो इसका ANE को अगर हम रिप्लेस कर दें किससे, YL से, क्या बन जाएगा ये, मिथाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिथाइल। ये एक अल्काइल ग्रुप है। क्या है ये हमारे पास अल्काइल। इसका स्ट्रक्चर देखें कि अगर ये CH4 पोजीशन के अंदर है तो क्या है हमारे पास, ये मीथेन है, अल्केन की फॉर्म के अंदर है। इसका एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर रहे हैं, CH3 और बॉन्ड। तो अब एक हाइड्रोजन को रिमूव करने से जो एन है मीथेन का या अल्केन का ANE को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, YL से। तो वो उसका सब्स्टिट्यूएंट नेम बन जाएगा वो सिस्टमेटिक वे के अंदर। जब हम इसको लिखेंगे, एक हाइड्रोजन को लिखने के बाद इसको मिस्टेक नहीं करना है, इस तरह नहीं लिखना। इस तरह लिखेंगे तो इस तरह ये शो करेगा कि कार्बन के 3 बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन आप जब इसका बॉन्ड ये शो करेंगे तो फिर ये बताएगा कि ये चौथा बॉन्ड किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ ऐसा सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर मौजूद हो रहा है। जब भी लिखेंगे अल्काइल ग्रुप को 3 बॉन्ड या 4, जो इसके बाकी एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे उसका बॉन्ड को शो करेंगे। तो ये है हमारे पास सिंपलेस्ट अल्काइल ग्रुप है मिथाइल से। अब जैसे जैसे आगे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे इसी तरह मिथाइल ग्रुप की पोजीशन बढ़ती जाएगी। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तो हमारे पास क्या होगा, ये इथेन, क्या बनेगा, ये इथेन बनेगा। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास फार्मूला बनेगा, अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा जी, हमारे पास इथाइल ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, इथाइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अल्काइल ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, इथाइल बन जाएगा। अब 2 कार्बन, ये तो थे सिंपल, क्या था ये हमारे पास, सिंपल अल्काइल ग्रुप। अगर 3 कार्बन हो जाए हमारे पास, 3 कार्बन वाले जो हमारे पास अल्केन है, ऐसे क्या कहते हैं हम, प्रोपेन कहेंगे। क्या कहते हैं हम, प्रोपेन। अब प्रोपेन के अंदर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन को रिमूव करने की। एक तो क्या था कि हम टर्मिनल जो कार्बन है, टर्मिनल कार्बन ये 2 हो सकते हैं ना, आखिरी कार्बन, इससे हम रिमूव करवा सकते हैं। और एक जो मिडल कार्बन है जो एक सेकेंडरी कार्बन के तौर पे है, इसको हम रिमूव करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, 2 कार्बन से रिमूव करवा सकते हैं ना। अगर ये हमारे पास हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे किस पोजीशन से, टर्मिनल पोजीशन से, तो ये हमारे पास जो बनेगा, दोनों प्रोपाइल ही बनेंगे, दोनों क्या बनेंगे, प्रोपाइल बनेंगे। लेकिन उसके जो हम नेम है आइसोमर्स डिफरेंट हो जाएंगे। अगर टर्मिनल से बनेगा तो कौन से है, ये स्ट्रेट चेन से हमारे पास रिमूव हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे एन प्रोपाइल। क्या कहेंगे इसे हम, एन प्रोपाइल। क्या कहेंगे, एन प्रोपाइल कहेंगे। अगर हाइड्रोजन हम रिमूव कर रहे हैं किससे, मिडल एटम से, मिडल एटम कार्बन एटम से, तो अब जो हमारे पास जो बनेगा इसे हम क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल कहेंगे। कौन सा कार्बन आइसो होगा, कौन सा नियो होगा, कौन सा एन होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा हम बताते हैं कि अगर कोई भी कार्बन, टर्शरी कार्बन क्या होगा, ऐसा कार्बन जो फर्दर 3 कार्बन एटम के साथ अटैच है, इसे हम क्या कहेंगे, टर्शरी। इसे हम क्या कहेंगे, टर्शरी कार्बन। अगर एक कार्बन 4 एटम के साथ, 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है, इसे हम क्या कहेंगे, नियो कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, नहीं क्वार्टरली कहेंगे, और फिर उसको जो पोजीशंस होगी उसे नियो कहेंगे। जैसे हम नियो पेंटेन हमने कहा था। अगर जैसे देखते 3 पोजीशन के अंदर ये एक प्रोपाइल ग्रुप बन गया। क्या बन गया ये हमारे पास, प्रोपाइल ग्रुप। और जैसे ये कार्बन एटम के साथ अटैच है, फर्दर कार्बन एटम के साथ अटैच है, ठीक है, इसकी फर्दर हम बना लेते हैं। तो इसे हम देखें, ये जिस कार्बन के साथ अटैच है, कितने कार्बन के साथ अटैच है, ये 1 2 एंड 3 टर्शरी कार्बन हुआ ना। और टर्शरी कार्बन अटैच होगा बॉन्ड के अंदर, तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसो कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम आइसो कहेंगे। अगर ये टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच होगा या प्राइमरी कार्बन के साथ, प्राइमरी
अटैच होगा और प्राइमरी अटैच होने के बाद सेकेंडरी बन जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह ब्यूटेन का है, 1 कार्बन हम रिमूव करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी क्या हो सकता है, आइसोमर्स बन सकते हैं, टर्मिनल से हो सकता है, मिडल से हो सकता है और डिफरेंट पोजीशन हो सकती हैं। तो हम कहेंगे उसे, अगर स्ट्रेट चेन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है एन ब्यूटाइल, अगर ब्रांच चेन से हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं या सेंटर एटम से तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटाइल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, आइसोब्यूटाइल कहेंगे। इसी तरह पेंटाइल ग्रुप्स बन जाएंगे, उसके आइसोमर्स बन जाएंगे, अगर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ आइसोमर्स है। तो ये था आइसोमर्स के बारे में कि किसी भी कंपाउंड्स के हम आइसोमर्स यूज करते हैं। अल्काइल ग्रुप्स के बारे में अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन।